मेरा नाम नीलम है। दुल्हन के जोड़े में मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, मगर मेरी ये सुंदरता उस रात किसी काम न आई थी। मैं बस अपने भारी से लहंगे में दौड़ती चली जा रही थी। मुझे बस इसी बात की फिक्र थी कि अगर मेरे कदम रुक गए तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। आखिरकार मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। मैं भागते भागते रेलवे स्टेशन तक आ गई थी। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की नजरों से बचकर यहाँ आई थी। अगर मैं पकड़ी जाती तो मेरा अंजाम बहुत बुरा था। इसलिए मैं बार बार मन ही मन में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे कदम ना रुके और जिस मकसद से मैं घर से निकल कर आई हूँ वो मकसद पूरा हो जाए। लेकिन वक्त निकला जा रहा था और मुझे जल्द से जल्द ट्रेन पकड़नी थी। मुझे प्लेटफार्म नंबर 17 पर जाना था, क्योंकि मुझे देहरादून रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 17 पर आने वाली थी, इसलिए मुझे प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की सहायता लेनी पड़ी। मैं जल्दी से भागती हुई सीढ़ियां पार करके प्लेटफार्म नंबर 17 पर पहुंचना चाहती थी। मैं सीढ़ियों तक पहुंचने ही वाली थी जब अचानक मेरे कदम रुक गए। मेरी नजर जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी, मैंने गौर से देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये बात सन 2013 की है, जब मैं इस अनजान शहर में पहली बार आई थी। ये शहर है ख्वाबों का शहर, मुंबई। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि मेरी मजबूरियां मुझे यहाँ खींच कर ले आई थी। यहाँ आने से पहले मेरी जिंदगी बड़ी ही बेरंग हुआ करती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे पापा तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मेरी मम्मी जिंदा थीं, जो मेरा और मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी जिंदगी मम्मी के होते हुए बहुत अच्छी गुजर रही थी। मम्मी हमेशा मेरा ख्याल रखती थीं। मैं स्कूल से आती तो वो मेरे लिए खाना तैयार करके रख दिया करती थी और घर के सारे काम भी खुद ही किया करती थी। मेरी मम्मी को बहुत अच्छी कुकिंग आती थी। उनके हाथ का खाना मुझे बहुत ही पसंद था। उनके होते हुए कभी मैंने कुकिंग तो नहीं की थी, मगर मैं उन्हें कुकिंग करते हुए देखती रहती थी। मेरी मम्मी के हाथ में इतना टेस्ट था कि आज पड़ोस में भी खाना बनाकर वो दिया करती थी। पड़ोसी उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। मेरी मम्मी एक ऐसी औरत थी जो पड़ोसियों से भी मेलजोल बढ़ाकर रखती थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे जो अलग अलग शहरों में रहते थे। हमारे अपने शहर देहरादून में तो सिर्फ मेरी एक बुआ ही रहा करती थी। मैं अपनी बुआ जी से बहुत प्यार करती थी। कभी कभी बुआ जी के यहाँ चली जाती थी। जिस समय मेरी माँ जिंदा थीं, उस समय मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिंदगी में बदलाव तो उस समय आया जब मेरी माँ बीमार रहने लगी। वो कोई ऐसी वैसी भी बीमार नहीं थी, बस मामूली सी उनकी तबीयत खराब होती रहती थी। मगर कभी कभी वो अपने पेट में दर्द बताया करती थी। भैया और मैं उनसे डॉक्टर के यहाँ चलने की बात करते तो वो साफ इनकार कर दिया करती थी। कहती थी, मेरे अंदर डॉक्टर के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, तुम लोग मुझे पेन किलर दे दो, मैं उसे खाकर सो जाऊंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। और हर बार ऐसा ही होता था। जब भैया माँ को पेन किलर लाकर देते थे तो उनके पेट दर्द को राहत मिल जाती थी और फिर वो सो जाती थी। उसके बाद कई कई दिनों तक उनके पेट में दर्द नहीं उठता था। इसलिए कभी हमने भी माँ के पेट दर्द होने पर इतना ध्यान नहीं दिया। बस जब कभी कभी उनके पेट में दर्द उठता था तो हम लोग उन पर ध्यान दे दिया करते थे, मगर हमें नहीं पता था कि उनके पेट में अंदर ही अंदर क्या बीमारी बन रही है, जिसकी वजह से उनको दर्द उठता ही रहता है। इस बात का पता तो हमें तब चला जब लगातार 2 दिन तक माँ के पेट में दर्द उठता रहा। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो दर्द ऐसा था कि एक रात जब शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात का समय था और माँ दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। हम लोग भी सोते से उठकर बैठ गए थे और माँ से पूछ रहे थे, माँ आपको क्या हुआ है? माँ बस अपने पेट को पकड़कर यही कह रही थी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भैया जल्दी से अपने बिस्तर से उठे और डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए, मगर आधी रात का समय था, किसी भी डॉक्टर का क्लिनिक नहीं खुला हुआ था। इसलिए भैया मजबूरन माँ को लेकर अस्पताल जाने का बंदोबस्त करने लगे। इतने में
वो अपनी बाइक निकाल ही रहे थे कि माँ अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। अपने पेट को पकड़कर बुरी तरह कराहने लगी। मैं भी उन्हें देखकर बहुत डर गई थी। शायद उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं माँ को बार बार तसल्ली दे रही थी। कभी उनका पेट सहलाती तो कभी उनके लिए गर्म पानी लेकर आती। मेरी आंखों से भी अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। फिर माँ चीखते चीखते अचानक बेहोश हो गई। उस समय मेरी भी जोरदार चीख निकल गई थी। भाई और मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे कि आखिर माँ बेहोश क्यों हो गई है, उनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही। भैया ने जब माँ का शरीर छूकर देखा तो वो कहने लगे, घबराने की बात नहीं है, माँ की सांसें चल रही है, तुम रो रो कर मुझे भी डरा रही हो। डरने की बात तो थी ही, माँ का बेहोश होना कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर ऐसे समय पर जब उन पर बहुत तकलीफ थी। भैया ने जल्दी से माँ को गोद में उठाकर अपनी बाइक पर बैठाया। मैं भी माँ को पकड़कर उनके पीछे ही बैठ गई थी। भैया ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और फिर हम लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए। माँ को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। भैया मुझे तसल्ली दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा, अभी हमने रिपोर्ट्स नहीं की है, लैब सुबह के समय खुलेगा और तभी रिपोर्ट्स होंगी। रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आपकी माँ को क्या परेशानी है। अभी फिलहाल हमने उन्हें दवाई दे दी है, उनकी कंडीशन कुछ बेहतर हो गई है। भाई और मैंने सुकून की सांस ली थी। अब हमें सुबह का इंतजार था। सुबह होते ही माँ की रिपोर्ट्स भी हो गई थी। और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो बड़ी ही अजीब थी। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ के पित्ते में पथरियां थी, जिनके भरने की वजह से पित्ताशय फट चुका था और उसका जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया था। उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर अपनी तरफ से उनका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इलाज के दौरान मेरी माँ दम तोड़ गई। फिर हम दोनों भाई बहन के सिर से माँ और पिता दोनों का ही साया उठ गया। हम दोनों अनाथ हो चुके थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि भैया ने अपने आंसू पी लिए थे। वो अंदर ही अंदर रो रहे थे। वो मेरे सामने रोकर अपनी बेबसी जाहिर नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था, अगर मैं भी रोने लगा तो मेरी बहन को हिम्मत कौन देगा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे माँ ने मेरा ख्याल रखा था। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारी माँ भी बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारे पिता भी। कहने को तो मैं अच्छी खासी बड़ी थी, मगर अपने माता पिता के लिए तो हर औलाद बच्चे समान ही रहती है। माँ के चले जाने के बाद घर पूरी तरह से सूना हो गया था। सौरभ भैया जल्दी ही ऑफिस से घर आ जाते थे, क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र हुआ करती थी। मैं अब घर में अकेली रहने लगी थी। सारा दिन माँ को याद करके रोती रहती थी। उनकी कमी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, इसलिए मैंने घर का कोई काम नहीं किया। कई दिनों तक मैंने अपने आप को कमरे तक ही सीमित कर लिया। लेकिन भैया ऑफिस से आते समय बाजार का खाना लेकर आ जाते थे, मगर अब ऐसा कितने दिनों तक चल सकता था। इसलिए मैंने माँ की मौत पर सब्र किया और धीरे धीरे घर के सारे कामकाज करने लगी। मैं माँ के सामने घर के सारे काम किया करती थी, मगर कभी खाना नहीं बनाया था। लेकिन अब माँ के जाने के बाद भैया कब तक बाजार से खाना ला सकते थे, इसलिए मैंने किचन में जाना शुरू कर दिया और अपने हाथों से खाना बनाने लगी। मैं भले ही खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन मैंने कई बार अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखा था, इसलिए मैंने उसी तरीके से खाना बनाना शुरू किया। पहली बार ही जब मैंने दाल, चावल, दही का रायता और मूंग दाल का हलवा बनाया तो वो बहुत टेस्टी बना था। भैया ने मेरे हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, तुमने पहली बार खाना बनाया है और वो भी इतना अच्छा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम माँ की तरह कुकिंग करने लगी हो। आज अगर माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। भैया ने जितनी तारीफ की थी उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पहले भी कई बार कुकिंग कर चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हुई थी। उसके बाद से मेरे अंदर खाना बनाने की हिम्मत बंद गई। अब घर में ज्यादातर खाना मैं ही बनाने लगी।
भैया को बाजार का खाना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर भैया मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं भूलते थे। माँ की याद तो आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं और भैया एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे। फिर लोग भैया से कहने लगे, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो मैं भी यही चाहती थी कि भैया की शादी हो जाए। मैंने भैया से कहा, भैया, लोग ठीक कहते हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिन गुजरने के बाद भैया ने मुझे अपनी पसंद के बारे में बता दिया। दरअसल वो किसी लड़की को पसंद करते थे। भैया ने कहा था, तुम उसके घर रिश्ता लेकर चली जाओ। इस तरह मैं अपनी होने वाली भाभी के घर रिश्ता लेकर चली गई। मेरे भैया देखने में अच्छे थे और हमारे घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी, इसलिए लड़की वाले भी इस रिश्ते से फौरन तैयार हो गए। मेरी भाभी सोनम बहुत सुंदर थी। वो मुझे पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई थी। भैया और उनका कॉलेज टाइम से अफेयर चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। भैया की शादी पर मैं बहुत खुश थी। उनकी शादी खूब धूमधाम से हुई थी, मगर इस बीच हम दोनों को ही अपनी माँ बहुत याद आई। भाभी घर आ गई तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मैं अकेले ही घर के सारे काम किया करती थी। अब भाभी घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करेंगी और मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। शुरू शुरू में तो कुछ दिनों तक भाभी बिल्कुल ठीक रहीं। जैसा मैंने सोचा था, भाभी बिल्कुल वैसी ही थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, भैया ने धीरे धीरे उन्हें घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। उसी हिसाब से भाभी बदलने लगी। फिर भाभी के दिमाग आसमान पर पहुंचने लगे। सुमन भाभी, जो पहले मेरे साथ घर के कामों में हाथ बंटा दिया करती थीं, अब सारा सारा दिन अपने कमरे में टीवी के आगे बैठी रहती थी और हमेशा भैया के साथ कहीं न कहीं बाहर घूमने जाती रहती थी। वो दोनों पति पत्नी बाहर घूमने जाते थे तो मैं उन दोनों के लिए खाना तैयार करके रख दिया करती थी, लेकिन भैया भाभी कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे। इस तरह मेरा खाना वेस्ट होता था। एक दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी, आप दोनों मुझे बिना बताए घर से बाहर चले जाते हो और बाहर से खाना भी खाकर आ जाते हो। इस तरह घर का खाना वेस्ट होता है। आप लोग मुझे बताकर जाया करो कि आपको बाहर खाना खाना है। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं और तुम्हारे भैया खाना वेस्ट करते हैं? अरे, जब तुम्हारा भाई खुद ही कमाता है तो खाना वेस्ट होने की फिक्र भी उसे ही होनी चाहिए। इतने में ही भैया वहां पर आ गए। भैया पूछने लगे, क्या बातें कर रही हो? भाभी ने उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बात बताई। भाभी ने कहा, तुम्हारी बहन का मतलब है कि हम खाना वेस्ट करते हैं। तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाते हो और बाजार का खाना खिलाते हो, तो ये बात तुम्हारी बहन को बुरी लगती है। मैंने कहा, भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ आपसे कह रही थी कि आप मुझे बताकर जाया करो। आपने तो बात को कुछ और ही दिशा दे दी। भैया कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो नीलम? हम तुम्हें कहीं भी क्यों बताकर जाया करें? तुम इतनी बड़ी हो गई हो जो इस घर में तुम्हारी मर्जी चलेगी? भाभी कहने लगी, मैं आपसे कहती थी ना कि आपकी बहन बहुत बदतमीज है। मुझे पलटकर जवाब देती है। आज आपने खुद ही देख लिया ना कि इसकी बातें कैसी है। भैया भाभी की बातें सुनकर तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। भाभी तो भाभी, मगर भैया भी भाभी जैसी ही कहने लगे थे। उन्हें अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। भाभी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी समय से भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, क्योंकि आज उनकी बातों से मुझे इतना तो अंदाजा हो ही गया था। भाभी घर में बिल्कुल मलिका की तरह रहने लगी थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। जिस दिन से भाभी हमारे घर में आई थी, भैया मुझ पर किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं देते थे। न उन्हें इस बात की परवाह थी कि कुछ मेरी भी जरूरतें हैं। मुझे पैसों की भी जरूरत होती थी। भैया ने तो शादी के कुछ दिनों बाद से ही घर खर्च भाभी को देना शुरू कर दिया था और फिर तभी से हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ती चली गई थी। भाभी का जो मन करता वो वैसा ही करती थी। एक मैं थी जो ये सब कुछ खामोशी से सहन कर रही थी। भैया ने भाभी को हर चीज की परमिशन दी हुई थी। घर के हर छोटे से बड़े काम तक की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी।
भाभी को अब किसी बात से कोई मतलब नहीं था। अगर मेरी तबीयत खराब भी होती तो भैया भाभी को कोई परवाह नहीं होती थी। वो दोनों तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। कई कई दिन तक भैया भाभी घर से बाहर घूमने के लिए जाते रहते थे। इस दौरान भी मैं घर में अकेली होती थी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनकी जवान बहन घर में अकेली है। जब मैं घर में रात के समय अकेली होती तो मैं बुआ जी के घर चली जाती थी। एक दिन मैंने बुआ जी को भैया भाभी की सारी हरकतों के बारे में बता दिया था। बुआ जी को बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय भैया से सवाल करने के लिए आ गईं। उन्होंने कहा, तुम शायद अपनी पत्नी के आ जाने से बहन की जिम्मेदारियों को भूल गए हो। बुआ जी जब घर आईं तो उन्होंने भैया भाभी को डांट लगाई। भैया से कहा, तुम शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, मगर इस लड़की ने तुम्हें अपने जैसा कर दिया। क्योंकि बुआ जी को भाभी पहले से ही पसंद नहीं थी, यही कारण था कि वो भैया भाभी की शादी में भी शामिल नहीं हुई थी। बुआ जी चाहती थीं कि उनकी देवरानी की बेटी मेरे भैया की पत्नी बने, मगर भैया को तो भाभी पसंद थी, इसलिए उनकी शादी कहीं और कैसे हो सकती थी। भैया ने तो उसी समय बुआ जी से माफी मांग ली थी और उन्हें यकीन दिलाया था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। मगर उनके जाने के बाद भैया और भाभी दोनों ने ही मिलकर मुझे खूब डांट लगाई। भाभी कहने लगी, रिश्तेदारों के यहाँ जाकर हमारी चुगलियां करती है। तुम्हारी बहन अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाया करो। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। मैंने कहा, मगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। भैया कहने लगे, एक न एक दिन तो तुम्हें इस घर से जाना ही है। मैंने कहा, मगर आपके निकालने से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भैया को लगा कि मैं उनसे बदतमीजी कर रही हूँ, उनके आगे जुबान चला रही हूँ। इसलिए भैया कहने लगे, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ और तुम्हारी शादी कर देता हूँ। भाभी कहने लगी, इसके लिए अच्छा रिश्ता देखने की क्या जरूरत है? अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ सब लोगों को अपने इशारों पर नचा कर रखेगी। इसके लिए तो कोई ऐसा ससुराल ढूंढो जहाँ पर सबके बीच दब कर रहे, वरना हर दिन इसकी उनसे लड़ाइयाँ हुआ करेंगी। इसी तरह से जिस तरह ये हम पर अपनी जुबान चलाती है, वो लोग बार बार यहाँ शिकायतें लेकर आया करेंगे। तो क्या आप बाद में भी इसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे? आखिर कब तक आप इसको बर्दाश्त करते रहोगे? मेरा तो कहना यही है कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो और इसे इस घर से निकाल दो। भैया कहने लगे, हाँ, मैं इसके लिए कोई रिश्ता देखता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इन लोगों की बातों से इतनी ज्यादा तंग आ गई थी कि मैं रातों को रोया करती थी। मैं अपने दिल का हाल किसको सुनाती? इसलिए मेरे पड़ोस में रहने वाली कुछ लड़कियां थीं, जो मेरी सहेलियां बन गई थीं। उनको मैं अपने दिल का हाल सुनाती रहती थी। उन लोगों को मुझ पर बहुत तरस आता था, क्योंकि वो भी मेरी भाभी को अच्छी तरह से जान गई थी। उन्हें पता था कि भाभी कितनी चालबाज थी और कितनी चालाकी से वो भैया से झूठ बोला करती थी। मेरे भैया, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखने का मुझसे वादा किया था, वो अपनी पत्नी के आने के बाद ऐसे बदल गए थे जैसे कोई गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। भाभी तो वैसे भी यही चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से अपने घर से चली जाऊं और फिर भाभी पूरे घर पर अपना कब्जा कर ले। उन्हें मैं अकेली बोझ लगती थी और उन्हें ये सब बहुत बुरा लगता था कि मेरा भाई मेरा ख्याल रखे। तभी तो उन्होंने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया था। कुछ दिन गुजरे तो भाभी ने भैया से मेरे रिश्ते की बात की। भाभी ने लड़के का फोटो भैया को दिखाया तो भैया ने फोटो जमीन पर फेंक दिया और कहने लगे, मैं अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से नहीं करूंगा। मेरी बहन की उम्र इतनी भी नहीं है कि मैं उसकी शादी इस बूढ़े आदमी से करूं। ये सुनकर तो मेरा शरीर कांप उठा था। भाभी मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाना चाहती थी। मैं उन दोनों की बातें दरवाजे से खड़ी सुन रही थी। जब भाभी ने भैया से कहा, तुम्हारी बहन की शादी इस आदमी के साथ हो जाएगी तो तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा। मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से आप बहुत परेशान चल रहे हो। भैया कहने लगे, हाँ, मेरी नौकरी खतरे में है, किसी भी दिन जा सकती है। भाभी कहने लगी, ये आदमी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है। मेरे भाई ने मुझे इसके बारे में बताया है कि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
अगर हम नीलम की शादी इसके साथ करवा देंगे तो इसे हमसे दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये तो खामोशी से नीलम को शादी करके अपने साथ ले जाएगा। और तो और, नीलम के साथ इसकी शादी करवाने पर वो हमें हमारी मुंह मांगी कीमत भी दे सकता है। भैया कहने लगे, तुम्हारा क्या मतलब है? भाभी ने उनको समझाया, मैं जानती हूँ कि आपकी नौकरी खतरे में है। जरा सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली गई तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? और फिर आप अपनी बहन की शादी कैसे करोगे? इसलिए मुझे तो यही रिश्ता बेहतर लग रहा है। वैसे भी आप अपनी बहन का ऐशो आराम चाहते हो, वो इसके घर में ऐशो आराम करेगी ना। भला किसी फैक्ट्री के मालिक से शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं है। आपकी बहन एक अमीर इंसान की पत्नी बन जाएगी और फिर वही इंसान आपको भी आपकी मुंह मांगी कीमत देकर आपकी मदद कर देगा। मेरे भैया के दिल में धीरे धीरे लालच आने लगा था और फिर भैया ने भाभी से कहा, मैं सोच समझकर जवाब देता हूँ। मैं बहुत डर गई थी कि अगर भैया भाभी ने मेरी शादी इस बूढ़े इंसान के साथ करवा दी तो मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझे उस दिन अपनी माँ बहुत याद आई। अगर वो जिंदा होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। मगर अगले दिन मुझे पता चला कि भैया ने मेरा रिश्ता उस बूढ़े आदमी के साथ तय कर दिया। मुझे भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि वो पैसों के लालच में कभी नहीं आएंगे। ना जाने मेरे भाई को क्या हो गया था, वो तो पूरी तरह से बदल गए थे। भाभी ने मुझे जब इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ करते हुए? भाभी कहने लगी, तुम्हारी शादी से हमें भी फायदा होगा, इसलिए तो तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। ये कहकर भाभी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन जब भैया घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और मैंने कहा, भैया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। आप चाहो तो सारी जिंदगी मेरी शादी मत करवाना। मैं सारी जिंदगी इस घर के कोने में खामोशी से पड़ी रहूंगी, मगर मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। भैया ने मुझसे प्यार से कहा, देखो नीलम, मैं इन दिनों बहुत परेशान चल रहा हूँ। तुम्हारी अगर उस आदमी के साथ शादी हो जाएगी तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। अरे, तुम्हारे भाई का कारोबार चल पड़ेगा। मैंने कहा, तो क्या अपना कारोबार चलाने के लिए आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हो? भैया भाभी को मेरी बातों पर बहुत गुस्सा आया था। भैया ने कहा, चाहे जो हो जाए, तुम्हारी शादी तो यहीं पर होगी। मेरा यही फैसला है। आगे नीलम के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए कमेंट करें।